नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीए भाग प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र। राजनीति विज्ञान के मूल आधार में सत्ता किसे कहते हैं या सत्ता की प्रकृति क्या है। सत्ता के बिना राजनीतिक व्यवस्था खोखली है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा सत्ता को ही कहा जाता है और शक्ति प्रयोग के संस्थात्मक अधिकार भी सत्ता ही है। तो सत्ता शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व का मूल उपकरण है और नीति निर्माण, समन्वय, अनुशासन और प्रत्यायोजन आदि राजनीतिक प्रक्रियाएं सत्ता के आधार पर ही संभव होती है। औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के संगठनों में सत्ता को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और राजनीतिक जीवन में सत्ता की अवहेलना नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह बिना औपचारिक सत्ता के होते हुए भी एक विशेष इस परिस्थिति में सत्ता धारण किए रहता है। सत्ता की कई तरह की व्याख्याएं और परिभाषाएं की गई है, किंतु यदि हम देखें तो सभी रूपों में सत्ता शक्ति, प्रभाव एवं नेतृत्व से जुड़ी हुई है। तो सत्ता को और अधिक स्पष्ट समझने के लिए उसकी कुछ परिभाषाओं की तरफ हमें ध्यान देना होगा। बायस्टेड ने ये कहा कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, स्वयं शक्ति नहीं है। इसी तरह से हेनरी फेयोल ने ये कहा कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। थियो हेमन की परिभाषा इस दृष्टि से और भी अधिक महत्वपूर्ण है, जिन्होंने ये कहा कि सत्ता वह वैधानिक शक्ति है जिसके आधार पर अधीनस्थों को काम करने के लिए कहा जाता है तथा उन्हें बाध्य किया जा सकता है और आदेश के उल्लंघन पर आवश्यकता अनुसार प्रबंधन उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, यहाँ तक कि उनको कार्य से भी पृथक कर सकता है। तो सत्ता को यदि हम संक्षिप्त रूप में देखें तो यह है निर्णय लेना, आदेश देना और आदेश का पालन करवाना। यह अधीनस्थों की स्वीकृति पर भी आधारित है, क्योंकि यूनेस्को की एक रिपोर्ट ने भी ये कहा, सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात एवं औचित्यपूर्ण हो। यानी शक्ति या कोई भी आदेश जब दिया जाता है, निर्णय लेकर अपने अधीनस्थों को जब आदेश देने की स्थिति होती है, तो वो वास्तविक रूप में सत्ता का रूप तभी ग्रहण करती है जब अधीनस्थों के द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान की जाए या सहमति प्रदान की जाए। तो आदेशों के पालन का एक आधार अधीनस्थ अथवा जिन्हें निर्देश दिए जाते हैं उनकी सहमति है। अधीनस्थ जब इस बात को स्वीकार करते हैं कि आदेशों का स्रोत सही है या उचित है, तब ही आदेश देने वाले अधिकारी को सत्ताधारी कहा जा सकता है। इसी तरह से मेरी पार्कर, पॉलेस्ट, चेस्टर बर्नार्ड और साइमन आदि विद्वान, जिनके द्वारा व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष को दृष्टि में रखते हुए सत्ता की व्याख्या की गई है, वे सत्ता के प्रसंग में औचित्य तथा अधीनस्थों की सहमति को अधिक महत्व देते हैं। इन विद्वानों के अनुसार सत्ता आदेश देने वाली उच्च स्तरीय शक्ति और आदेशों का पालन करवाने वाले अधीनस्थों के बीच सहमति है आधारित या सहमति पर आधारित यह संबंधों को जन्म भी देती है। तो साइमन ने भी लिखा है, अधिकार, सत्ता निर्णय लेने, अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को मार्गदर्शित करने की शक्ति है। यह दो व्यक्तियों के बीच उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थ का संबंध है। उच्चाधिकारी निर्णय लेता है और आशा करता है कि अधीनस्थ द्वारा उसका पालन किया जाएगा। अधीनस्थ ऐसे ही निर्णयों की आशा करते हैं और उनके व्यवहार इन निर्णयों से निर्धारित होते हैं। तो सत्ता के दो पक्ष हैं, पहला निर्णय लेना और आदेश देने वाली उच्च शक्ति या सत्ता, दूसरा है
उच्च शक्ति को प्राप्त अधीनस्थों की सहमति, यानी आदेश जो दिया जाता है वो अधीनस्थों के द्वारा उनको स्वीकार या सहमति प्रदान की जाती है अधीनस्थों के द्वारा, तभी वह सत्ता वास्तविक रूप ग्रहण करती है। सत्ता की प्रकृति की बात करें तो इसमें हम कई रूप देखेंगे सत्ता के, जैसे औपचारिक सत्ता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है और सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। यह अधिकार व्यवस्थाओं एवं संगठनों में विशिष्ट एवं वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है और इससे आदेश या सत्ता का एक पदक्रम बन जाता है। तो सत्ता के पीछे व्यवस्था या संगठन की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है और इस शक्ति के कारण उसे स्वीकार किया जाता है, और सत्ता आवश्यक रूप से सत्ताधारी की व्यक्तिगत श्रेष्ठता को नहीं बतलाती। सत्ताधारी तो व्यवस्था या संगठन में अंतर्निहित शक्ति का कार्यशील प्रतीक मात्र है। मैकाइवर ने इसे शासन का जादू कहा है और ये कहा कि एक व्यक्ति जो आदेश देता है वह भले ही अपने अधीनस्थों से अधिक बुद्धिमान न हो, अधिक योग्य भी नहीं हो, लेकिन किसी भी दृष्टि से अपने सामान्य साथियों से श्रेष्ठ भी न हो, तो भी कभी कभी तो उसका स्तर इन सब से हीन भी हो सकता है, लेकिन वह सत्ता की स्थिति में होने के कारण आदेश निर्देश देता है और उसके आदेशों का पालन भी किया जाता है। दूसरा रूप हम देखें तो वह है स्वीकृति सिद्धांत। जैसा कि मैंने बताया था, जो निर्णय लेकर उच्च अधिकारी के द्वारा अधीनस्थों को दिया जाता है और अधीनस्थों के द्वारा वो स्वीकृति प्रदान की जाती है, उस निर्णय को स्वीकृत कर लिया जाता है, तो वो सत्ता का रूप धारण करती है। तो व्यवहारवादी या मानव संबंधवादी औपचारिक सत्ता सिद्धांत में विश्वास न रखते हुए स्वीकृति सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इन यथार्थवादी अध्ययनकर्ताओं के अनुसार सत्ता कानूनी रूप से तो केवल औपचारिक होती है, किंतु वास्तव में सत्ता या आदेश के अधिकार की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। जब अधीनस्थ अपनी समझ और योग्यता के दायरे में आदेशों को स्वीकार कर लेते हैं तो यही स्थिति सत्ता बन जाती है। बर्नार्ड ने अपनी रचना द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव में लिखा कि अधीनस्थ आदेशों को स्वीकार करे, इसके लिए 4 शर्तें भी पूरी होनी चाहिए। और ये शर्तें कुछ इस तरह से है, जैसे कि जो आदेश दिया गया है वो इस तरह का हो कि अधीनस्थ अधिकारी उसे समझ सके, यानी उसका अर्थ समझ सके। दूसरा, अपने निश्चय करने के समय उसका यह विश्वास हो कि आदेश संगठन के उद्देश्यों के साथ असंगत नहीं है। यानी जो आदेश दिया गया है, पहली बात तो है कि उसे अधीनस्थ अधिकारी समझ सके। दूसरी बात, वो संगठन के उद्देश्यों के खिलाफ भी नहीं हो, असंगत भी नहीं हो। और तीसरी बात है, निर्णय लेने के समय वह ये सोचता हो कि एक समग्रता के रूप में संबंधित आदेश उसके व्यक्तिगत हितों के अनुकूल है, यानी संगठन के हितों और उद्देश्यों के भी अनुकूल होना चाहिए, अधीनस्थ अधिकारी के व्यक्तिगत हितों के भी अनुकूल होना चाहिए, और वो मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उस आदेश के अनुपालन की क्षमता रखता हो, तभी उस आदेश की वो पालना करेगा। तो इस तरह से सत्ता औपचारिक सत्ता और स्वीकृति सिद्धांत पर आधारित होती है, यानी निर्णय देना और उसे स्वीकार करना अधीनस्थों के द्वारा सत्ता कहलाती है। सत्ता के स्रोत या सत्ता के प्रकार, कुछ महत्वपूर्ण प्रकार जो मैक्स वेबर ने प्रस्तुत किए हैं और उनकी दृष्टि से इन स्रोतों या प्रकारों का जो मुख्य विवेचन किया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे पहला उन्होंने बताया परंपरागत। जब प्रजा या अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा सदैव से होता आया है, तो सत्ता का यह प्रकार परंपरागत कहा जाएगा। इस प्रकार परंपरागत सत्ता का अभिप्राय शासन के उस अधिकार से है जो राजनीतिक शक्ति के अनवरत प्रयोग से उभरता है। इस प्रकार की सत्ता में प्रत्यायोजन मात्र अस्थायी रूप से किया जाता है और पूर्ण रूप से सर्वोच्च सत्ता अधिकारी की इच्छा पर निर्भर करता है। अधीनस्थ सेवक समझे जाते हैं और
वे आज्ञा पालन परंपराओं के प्रतीक विशेष व्यक्ति के कारण करते हैं। जैसे राजतंत्र में यदि राजा कोई आदेश दे तो परंपरा अनुसार उसके आदेशों का पालन किया जाता है। तो इसका अर्थ यही है कि जब रीति रिवाज या परंपरा रही हो किसी विशेष आदेशों को पालन करने की, तो ऐसे आदेशों का पालन स्वतः ही किया जाता है अधीनस्थों के द्वारा। दूसरा है बौद्धिक, कानूनी या वैधानिक नौकरशाही सत्ता। जब अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उन उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ सम्मत है जिसे वे औचित्यपूर्ण समझते हैं, तब इस स्थिति में सत्ता को बौद्धिक कानूनी माना जाता है। यह सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद से प्राप्त होती है। अमेरिका में जब राष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार निर्वाचक मंडल का बहुमत प्राप्त कर लेता है, अथवा जब भारत में लोकसभा के बहुमत सदस्य किसी को अपना नेता निर्वाचित कर उसे प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित कर देते हैं, तब यह सत्ता का बौद्धिक तार्किक आधार ही होता है। इसमें सत्ता का प्रत्यायोजन बौद्धिक आधार पर किया जाता है और कर्मचारीगण वैधानिक रूप से स्थापित निर्वैयक्तिक आदेशों के आधार पर आज्ञा पालन करते हैं। सत्ता का यह रूप आधुनिक नौकरशाही को अपने विशुद्ध रूप में प्रकट करता है। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि जब अधीनस्थों के द्वारा किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार किया जाता है कि वह नियम परंपरागत रूप से सदैव चलता आ रहा है और औचित्यपूर्ण है, तो ऐसे बौद्धिक कानूनी रूप में उसे स्वीकार किया जाता है। फिर है करिश्माती या करिश्मात्मक सत्ता। जब अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधारी के आदेशों को इस आधार पर न्यायसंगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत प्रभाव है, तब इसे करिश्मात्मक सत्ता कहते हैं। इस सत्ता स्थिति में प्राय कोई प्रत्यायोजन नहीं होता और अधीनस्थ कर्मचारी सत्ताधारी के व्यक्तिगत सेवक के रूप में आचरण करते हैं। अधीनस्थ अनुयायी होते हैं और उनके अपने प्रिय नेता के करिश्माती और आदर्शवादी व्यक्तित्व के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। स्पष्टतः मैक्स वेबर केवल औचित्यपूर्ण सत्ता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है और मैक्स वेबर बतलाता है कि बौद्धिक कानूनी सत्ता कमजोर एवं भंजनशील होती है, अतः इसे सबलता प्राप्त करने के लिए उसमें परंपरागत एवं करिश्माती तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए। तो साधारणतः यदि हम देखें तो करिश्माती सत्ता क्या हुई, किसी व्यक्ति विशेष के करिश्माती व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कोई आदेशों का पालन जब किया जाता है तो वो करिश्मात्मक सत्ता कहलाती है। तो इस तरह संस्थात्मक शक्ति की दृष्टि से सत्ता का विभिन्न प्रकार से प्रयोग भी किया जाता है और इस सत्ता के आधार पर व्यापक संदर्भ में सत्ता के और भी कई मूलभूत प्रकार हम कह सकते हैं, जैसे क्षेत्रीयता की दृष्टि से राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय, और हम यूँ भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, संवैधानिक दृष्टि से प्राप्त अथवा साधारण कानूनों से प्राप्त है। सरकार के परंपरागत अंगों के आधार पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका संबंधी सत्ता। राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक और प्रशासनिक। संख्यात्मक दृष्टि से भी एकल है, बहुल सदस्य संख्या या विभिन्न विषयों की दृष्टि से सत्ता आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, तकनीकी आदि हो सकती है। तो इस तरह से सत्ता के कई प्रकार हैं, कई स्वरूप हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा और मैक्स वेबर ने सत्ता के महत्वपूर्ण स्रोत और प्रकार बताते हुए परंपरागत, बौद्धिक और करिश्माती सत्ता का वर्णन किया है। धन्यवाद।